हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। बेसिकली आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना सीखेंगे कि भाई अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, डाइपोल की वजह से कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे होगा, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो हमने क्या बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो देखो, अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे पहला काम होता है कि आप अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए आप सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो सभी के सभी रेडियली आउटवर्ड होंगी, यानी अलोंग द रेडियस और बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आपकी फील्ड लाइंस हो गई। अब आपको चाहिए कि भाई आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो आप ये समझिए कि आपको पहले ही पता होगा कि भाई आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वह हमेशा फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे फील्ड कमज़ोर होती जाएगी वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर जितनी भी पॉइंट्स होंगे सभी पे पोटेंशियल बराबर होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला था V = KQ/R। यानी चार्ज से अगर आप R डिस्टेंस पे देखो तो कहीं भी देख लो हर जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो अगर इस चार्ज से मैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पे देखूं तो हर जगह मुझे पोटेंशियल का वैल्यू सेम मिलेगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को मिलाकर या इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ करूँ तो ये जो मेरा सरफेस होगा यही मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और आप देख लीजिए कि आपका जो सरफेस है ये फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो है, तो यानी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बोला था वो क्या था कि भाई जैसे जैसे फील्ड कमज़ोर होता जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो आपको पता है कि चार्ज से जितना दूर जाते हो फील्ड उतना कमज़ोर होता है, तो फील्ड कमज़ोर है मतलब गैप बढ़ेगा। तो अगर मान लिया जो मैं दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ और वो ऐसा है, तो जो मेरा तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ ऐसा सा होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि फील्ड कमज़ोर हो गई, ये जो गैप था ये बढ़ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि भाई सरफेस हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप देख लो जो आपका सरफेस है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो मतलब ये आपका एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो बच्चों अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, या ये कह लो कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने से पहले आपके पास फील्ड लाइंस होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो सकता है। तो पहले ये बताइए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो उसे आप फील्ड लाइंस से कैसे दिखाओगे। तो आपने जब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें आपको एक बात बताया गया था कि भाई वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, और जहाँ पर फील्ड कमज़ोर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी। तो फिलहाल मेरा जो फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा, यानी जैसा है वैसे का वैसा ही रहने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी कुछ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हो गई। अब हमें इस पे अपना
इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो प्रॉपर्टीज याद है ना आप लोग को, प्रॉपर्टीज क्या क्या थी आपकी? तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि भाई आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब सोचो अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगी वो ऐसे ही तो होंगी, ठीक है, ओके। यानी आप अगर सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सरफेस हो गया। सेम ऐसी बाकी सरफेसेस भी होंगी, बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, और अगर फील्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। यानी अगर ये वाला गैप आपका x है तो ये वाला गैप भी x ही होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ सबसे पहला काम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, और ये ध्यान रखना है कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होंगी। इक्विडिस्टेंट मतलब फील्ड लाइंस के बीच का गैप जो है वो बराबर होना चाहिए, और फील्ड लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। तो ये तो आपने फील्ड लाइंस बना दी। बाकी आपको पता था कि आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वह हमेशा फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो फील्ड लाइंस ऐसी है तो इस पर परपेंडिकुलर देख लो सरफेस कैसे बनेगी, तो ऐसे ही तो सरफेस बनेगी। अब यहाँ पर फील्ड अगर घटता या बढ़ता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम या ज़्यादा होता, बट हमारा फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये जो गैप होगा ये हर जगह सेम रहने वाला है, ठीक है। सो बात क्लियर है? तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा फील्ड जो है वो किसी एक्सिस के अलोंग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तब क्या कहानी बनेगी, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ फील्ड इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस। यानी अब हमारा जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रहा है, और इस बार हमसे कहा गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाइए। तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस खुद से लेते हैं। तो जहां आपका मन करे वहां आप एक्स एक्सिस ले लो, जहां आपका मन करे वाई एक्सिस ले लो, जहां आपका मन करे वहां जेड एक्सिस ले लो। तो मुझसे कहा गया फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रही है। तो मान लिया जाए सपोज दैट ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जितनी फील्ड लाइंस हैं ये सभी के सभी एक्स एक्सिस के अलोंग है। यानी कि अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि आपका जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मान लेता हूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा फील्ड बढ़ रहा है। तो अगर फील्ड बढ़ रहा है यानी फील्ड अगर स्ट्रांग हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप हमेशा कम होना चाहिए, यानी गैप कम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है सरफेस कैसे ड्रॉ होने वाली है यहाँ पे। तो सरफेसेस का सिंपल सा कंसेप्ट है कि ड्रॉ तो ऐसे ही होंगी भाई, फील्ड लाइंस के हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं हमेशा फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। तो आपने अगर फील्ड लाइन ड्रॉ कर लिया है तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप ड्रॉ हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो गैप है ये लगातार कम होते चला जाना चाहिए। तो पहले तो मैं इस फील्ड लाइंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ठीक है। बाकी यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई अगर पहले गैप इतना था, पहले वाला जो गैप है इसे मैंने x1 कह दिया, तो अब क्योंकि फील्ड स्ट्रांग हो गई है तो गैप और कम हो जाना चाहिए। तो अगर गैप और कम हो जाना चाहिए तो मैं दूसरी सरफेस जो ड्रॉ करूंगा वो कुछ ऐसी सी ड्रॉ करूंगा, और मैं बोलूंगा कि इन दोनों सरफेस के बीच का जो गैप है वो x2 है, और फिर मैं बताऊंगा कि ये जो x2 का वैल्यू है ये लेस देन x1 होगा, यानी कि ये वाला गैप ज़्यादा होगा और ये वाला गैप कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा है। तो ये हमने क्या देखा कि अगर हमारा फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रहा है तब क्या कहानी बनेगी, ठीक है। तो हमने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी देखा और फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखा, ठीक है। अब अगर हमसे कहा जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अब जैसे हमसे कहा गया कि भाई आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाइए डाइपोल की वजह से,
कि भाई डाइपोल की वजह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक पेयर जिसमें दोनों चार्जेस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड हों। ठीक है, मैं आपका डाइपोल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो डाइपोल में हमारे दो चार्जेस थे, एक हमारा नेगेटिव का चार्ज था और दूसरा हमारा पॉजिटिव का चार्ज था, और दोनों ही चार्जेस की वैल्यू बराबर हुआ करती थी। उनके बीच का जो गैप था उसे हम 2a कहा करते थे, जो कि एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता था। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहले हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट ये हमारे कोई दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और बी। यहाँ पर एक पॉजिटिव का चार्ज रखा है प्लस का क्यू, और यहाँ पर एक नेगेटिव का चार्ज रखा है माइनस का क्यू। और मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप मुझे फील्ड की वैल्यू बताइए किन्हीं दो पॉइंट्स पे। सपोज दैट ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, और ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट ए से बराबर दूरी पे हैं। यानी आपको दो पॉइंट्स पे फील्ड पूछा जा रहा है, एक पॉइंट डाइपोल के अंदर है और दूसरा पॉइंट डाइपोल के बाहर है, और पूछा गया कि बताइए आपका फील्ड का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो आपको बेसिक तरीका बताया गया है ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालना हो तो वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दीजिए, और देखिए कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इट मीन्स उतना ही वहाँ पे फील्ड होगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन फील्ड का। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मुझे देखना था कि पॉइंट डी पर फील्ड की क्या डायरेक्शन है, फील्ड की क्या वैल्यू, तो मैंने क्या किया, यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दिया। अब जरा बताना ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेलेगा, तो ये फील्ड आ गया आपका ए की वजह से, और ये बी पर जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये फील्ड आ गया बी की वजह से। तो हमने क्या देखा कि डाइपोल के बाहर दोनों फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा वो सबट्रैक्ट करके आएगा, क्योंकि फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहीं अगर आप डाइपोल के अंदर देख रहे हो पॉइंट सी पे, तो भाई किसी भी पॉइंट पर देखना है तो वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के तो रखना ही पड़ेगा ना। बाकी आपको पता है पॉजिटिव का चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेल रहा होगा, तो ये हो गया फील्ड ए की वजह से, और ये जो नेगेटिव वाला है वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये फील्ड आ गया बी की वजह से। तो आप अगर इनसाइड द डाइपोल और आउटसाइड द डाइपोल देखो तो आपको एक बहुत बेसिक सा अंतर समझ में आएगा कि डाइपोल के अंदर दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड थे वो सेम डायरेक्शन में थे, यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो एड अप करके आएगा। जबकि यहाँ पर डाइपोल के बाहर जब आप देख रहे हो तो दोनों फील्ड वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो सबट्रैक्ट करके आएगा। तो आपको पता है कि जहाँ पर रिजल्टेंट एड अप करके आएगा इट मीन्स वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ पर सबट्रैक्ट करके आएगा वहाँ पे वैल्यू कम होगी। यानी हम कह सकते हैं ना कि किसी भी डाइपोल के अंदर फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड द डाइपोल। ठीक है, तो ये चीज़ बाकायदा मैंने लिख दी है कि इनसाइड द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यानी डाइपोल के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो फील्ड होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। और आपको ये पता है कि जहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि क्योंकि इनसाइड द डाइपोल फील्ड स्ट्रॉन्ग था इसलिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो थी वो एक दूसरे के करीब थी। ठीक है, वहीं अगर हम आउटसाइड द डाइपोल देख रहे हैं तो डाइपोल के बाहर क्या आ रहा है, हमारा फील्ड कमज़ोर हो जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो थी हमारी वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो अगर ये सब आपको समझ में आ गया है तो फिर डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं है। आपको पता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता था तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आती थी ना, तो वैसे ही कुछ कुछ यहाँ भी होने वाला था। तो यहाँ भी ये आपका पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, जो दूसरा सरफेस होगा वो कुछ ऐसा सा होगा, जो तीसरा सरफेस होगा वो ऐसा होगा, जो चौथा सरफेस होगा वो ऐसा होगा। तो सेम यही कहानी यहाँ पर भी होने वाली है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न और लॉजिक जो है वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनसाइड द डाइपोल फील्ड स्ट्रॉन्ग है
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो कम होगा। और यहीं आप आउटसाइड द डाइपोल देखो, फील्ड कमजोर हो जाता है, इसलिए जो गैप है वो ज़्यादा होगा। बात क्लियर हो गई? इस बात में कोई डाउट नहीं है किसी को? तो ये इस तरीके से डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो जाता है। और देखो जितने भी सरफेस मैं आपसे ड्रॉ करा रहा हूँ ये हर किसी ना किसी साल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यानी ये मानकर चलिए कि आपको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना आता है तो इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम में 1 से 2 नंबर कवर कर लोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो हमने देखा डाइपोल की वजह से। अब इसका देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड एट द सेंटर आर शोन। यानी हमें यहाँ पर किसी चार्ज्ड बॉडी की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाई गई हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इट। तो कह रहा है कि पहले तो चार्ज की पोलैरिटी बताओ क्या होगी, और सेकंड वो कह रहा है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा कैसे? तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। बेसिकली आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपके साथ ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV/dr। और इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि ये जो नेगेटिव चार्ज है डायरेक्शन बताने का काम करता है। और उस वक्त मैंने बोला था कि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। यानी फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग पोटेंशियल हमेशा घटेगा, या फिर आप इसको चाहो तो पलट कर भी बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी गई हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं घट रहा। तो इधर जाने पे अगर पोटेंशियल घट रहा है इसका मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो यही होगी, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग हमेशा पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में घट रहा है इसका मतलब आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी ही होंगी। अब एक बार प्रैक्टिकली सोच कर देखिए कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है और उसके से जो फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है, तो ये कहाँ पर संभव है? तो ये हमेशा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से संभव है। क्योंकि आप लोगों ने जो फील्ड लाइंस पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो हमें क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर की तरफ आती हुई दिख रही हैं यानी रेडियली इनवर्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो चार्ज होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं? तो रेडियली इनवर्ड। और फील्ड लाइंस अगर रेडियली इनवर्ड है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कैसा चार्ज होगा? तो नेगेटिव का चार्ज होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो पहला तो हमें चार्ज की पोलैरिटी पता चल गई, दूसरा हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। तो फील्ड लाइन तो हमारी पहले ही ड्रॉ हो गई थी, क्योंकि हमने देखा था भाई इधर जाने पोटेंशियल घट रहा है यानी फील्ड लाइन मेरी ऐसे जा रही होंगी, तो इसलिए मैंने फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर दी यहाँ पे। सो बात समझ में आता है? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पर 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड अ डिस्टेंस d अपार्ट। यानी कि हमारे पास कोई दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो कि एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है, और कहा गया है कि इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बताइए कैसी बनेंगी। तो समझो, अगर मान ली ये आपका एक पॉजिटिव का चार्ज है और ये भी आपका पॉजिटिव का चार्ज है, और आपसे कहा गया कि भाई इनकी वजह से बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फील्ड क्या होगा, क्योंकि फील्ड का अंदाजा लग जाएगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप ड्रॉ हो जाएंगी। तो सोचो, अगर आपके पास दो पॉजिटिव के चार्जेस, एक प्लस का क्यू ये रहा और प्लस का क्यू ये रहा, ये पॉइंट ए है और सपोज दैट ये पॉइंट बी है,
तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि चार्जेस के बीच का ये जो रीजन है और चार्जेस के बाहर का ये जो रीजन है, इन दोनों रीजन्स में सेम डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो देखो, अगर मैं कहता हूँ कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है और इस चार्ज से x डिस्टेंस पे ही कोई पॉइंट यहाँ है, तो हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कहीं भी अगर आपको फील्ड निकालना था तो वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख देते थे आप लोग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब जरा बताना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेलेगा तो ये फील्ड हो गया ए की वजह से, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ही धकेलेगा, तो ये हो गया फील्ड बी की वजह से। तो हमने क्या देखा कि चार्जेस का जो पेयर था, इसके बाहर अगर मैं किसी पॉइंट पर देख रहा हूँ तो दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड सेम डायरेक्शन में है। बट अगर मैं इसके अंदर देखूँ इस पॉइंट पर कि भाई फील्ड क्या होगा, तो यहाँ भी तरीका वही है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दीजिए, और जब बताइए ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर की तरफ धकेलेगा, तो ये फील्ड हो गया ए की वजह से। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी तो इस पॉजिटिव को इधर ही धकेलेगा, तो ये फील्ड आ गया बी की वजह से। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम चार्जेस के बीच के रीजन में देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसकी वैल्यू कम होगी। जबकि इन चार्जेस के पेयर के बाहर के रीजन में आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और अगर फील्ड सेम डायरेक्शन में तो एडअप होगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट एडअप करके आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होने वाला है और यहाँ पर फील्ड कमज़ोर होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि कहीं पे भी अगर दो इक्वल चार्जेस है सेम नेचर के, तो उनके बीच का जो फील्ड होगा वो हमेशा कमज़ोर होगा, और उनके बाहर के रीजन में अगर आप फील्ड देखोगे तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मुझे देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी तरह का होता था, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो फील्ड है वो चार्जेस के अंदर जो फील्ड है वो कमज़ोर है और बाहर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बाहर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर जो गैप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर गैप ज़्यादा रहेगा। सेम यही कहानी यहाँ भी चल रही होगी। तो यहाँ पर भी जो बनेंगी सरफेस वो कुछ ऐसी सी बनेंगी। बात क्लियर है? तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको कट कर देना, मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें आपने इतना तो देख लिया था कि अगर आप चार्जेस के पेयर के बाहर वाले रीजन में देख रहे हो तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड जो है ज़्यादा आएगा। जबकि आप चार्जेस के पेयर के बीच में अगर देख रहे हो तो यहाँ पर दोनों फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है, इसलिए फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कम है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई बताइए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेंगी, तो देखो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जाएंगी, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर फील्ड कम स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए यहाँ पर गैप कम होगा, और इस वाले रीजन में फील्ड कमज़ोर है इसलिए गैप यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, सेम यही कहानी यहाँ भी चल रही होगी। जिधर स्ट्रॉन्ग है तो इधर गैप कम, और जिधर वीक है उधर गैप ज़्यादा कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ होने वाले हैं। इसको थोड़ा सही से बना लीजिएगा आप लोग। सो बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आपको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है तो पहले ये देख लो कि फील्ड किस रीजन में स्ट्रॉन्ग है और किस रीजन में कमज़ोर है। अगर आपको फील्ड का आइडिया लग गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है खाली कि जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी, और जहाँ फील्ड कमज़ोर होगा वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया फंडा। ओके, सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपका जितना भी इक्विपोटेंशियल सरफेस था मैंने सारा कवर कर लिया, जितने सरफेसेस हो सकते थे पॉसिबल सब बनवा दिया आपसे मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई दिक्कत आती तो कमेंट भी करो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। ओके बच्चों, बाय।